अभी शादी को लगभग 14 ही दिन बीते थे कि एक दुल्हन और एक दूल्हा। दुल्हन कहती है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो दूल्हा कहता है कोई बात नहीं, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं और सामान भी लेना है। पहले हॉस्पिटल चलेंगे, दवा लेंगे, उसके बाद हम सामान लेने चलेंगे, यानी शॉपिंग करेंगे, ख़रीदारी करेंगे। तो दुल्हन भी तैयार हो जाती है। पहले वो लोग जाते हैं हॉस्पिटल, वहाँ पे दुल्हन को दवा दिलाता है हॉस्पिटल में। दवा लेने के बाद वो शॉपिंग करते हैं, सामान खरीदते हैं। चूँकि शादी नई नई हुई थी, तो जो दूल्हा होता है वो खुशी खुशी एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है दुल्हन को। दुल्हन बड़े आराम से वहाँ जाती है और बैठते हैं दोनों लोग। तो दुल्हन कहती है मुझे वॉशरूम जाना है, तो दूल्हा बोलता है ठीक है तुम जाओ, मैं खाने का ऑर्डर करता हूँ। और जो दूल्हा होता है वो नए नए पकवान, नए नए रेसिपी ऑर्डर करता है। हालांकि अभी नई नई शादी हुई थी, तो इस वजह से वो दोनों रेस्टोरेंट में गए थे। इधर जो दूल्हा होता है वो नए नए आइटम, नए नए पकवान का ऑर्डर करता है, और इधर जो दुल्हन होती है वो शायद भाग चुकी थी, क्योंकि काफ़ी देर बीत जाते हैं तो वो आती नहीं वापस। तो वो जो दूल्हा होता है वो दुल्हन को ढूंढने के लिए जाता है, नहीं मिलती, तो वो रेस्टोरेंट के मालिक के पास जाता है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। तो जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, देखे जाते हैं, तो दूल्हा पता चलता है कि जो दुल्हन होती है वो भाग चुकी है, और वो अकेले नहीं भागती, अपने प्रेमी के साथ भागती हैं। जब इस बात को सीसीटीवी में देखा गया, तो जो उसका दूल्हा होता है वो जाके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में रपट लिखवाता है, और वहाँ पे सारे परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं, दोनों पक्षों के परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं। तब दुल्हन यानी जो खुशी होती है उसका नाम, तो उससे पूछा जाता है कि तुम अपने पति के साथ रहना चाहती हो या अपने प्रेमी के साथ। तो जो खुशी होती है, दुल्हन होती है, वो बोलती है मैं बालिग हो चुकी हूँ, मैं अपना निर्णय स्वयं ले सकती हूँ, मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। तो वो कहती है मैं अपने प्रेमी के साथ रहूँगी, पति के साथ नहीं रहूँगी। इस बात पर जब परिवार वाले ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, लेकिन जो दुल्हन होती है वो नहीं मानती, वो राज़ी नहीं होती। वो कहती है नहीं, मैं अपने प्रेमी के ही साथ रहूँगी, पति के साथ नहीं रहूँगी। तो उनको खुशी खुशी उनके साथ भेज दिया जाता है, और परिवार वाले हार जाते हैं, नहीं मानती। तो इस और ऐसी ही एक कहानी है महाराष्ट्र पुणे की, जहाँ पर एक अनपढ़ बीवी अपने ही पति की इतनी बेरहमी, इतनी बुरी तरीके से कत्ल कर देती है कि किसी को कानों कान खबर नहीं होती, और उसका जो शव होता है वो ऐसी जगह पे पाया जाता है, ऐसी जगह पे मिलता है कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक अनपढ़ अनपढ़ औरत ऐसा कैसे कर सकती है, और इतनी चालाकी से, इतनी दिमाग से कि पुलिस को भी चकमा दे दे। तो ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये आज की कहानी जो सच्ची घटना में, ये महाराष्ट्र की बात है। एक पति पत्नी होते हैं, आखिरकार वो इतने अमीर तो नहीं होते हैं, गरीब ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा ही गरीब होते हैं, क्योंकि जो एक ही घर था उनका। और जो उसकी पत्नी होती है वो किचन में काम कर रही थी, तो उनका जो भाई होता है वो अपनी औरत से कहता है कि जाके भाभी से पूछिए कि भैया कहाँ गए हैं, कई दिन बीत गए हैं, वो दिख नहीं रहे हैं, कहाँ चले गए हैं। जब वो बार बार इस बात को अपनी पत्नी से कहते हैं, तो वो अपनी जेठानी से जाके पूछती हैं कि इनके कहने पे, यानी मैंने अपने पति के कहने पे, ये बार बार मुझे ऐसा कहकर भेज रहे हैं कि जाके पूछो कि भैया कहाँ हैं। तो वो बताती हैं, जो उनकी जेठानी होती हैं, वो कहती हैं कि वो बाहर गए हैं कमाने के लिए, अभी नहीं वापस आएंगे, लौटेंगे। इस बाहर से वो बताते बताते जो रुपट्टा होता है वो उसको फेंकती हैं, यानी फेंकती हैं किसी चीज़ को ढकने के लिए। जिस चीज़ को ढकने के लिए वो फेंकती हैं, शायद उनकी देवरानी जो होती है वो देख लेती है, और उसे थोड़ा सा शक हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे बातचीत करते करते बातों के बीच में ही वो रुपट्टा से फेंककर किस चीज़ को ढकना चाहती थी। और वो चीज़ थी शायद उनके पति का चप्पल। और वो इतने गरीब थे कि उनके पास और कई जोड़ी चप्पल नहीं होते थे, उनके भाई के पास एक ही जोड़ी चप्पल था। तो जो वो पत्नी होती हैं वो जाके बताती हैं अपने पति से कि भाभी ने ऐसा ऐसा किया है। वो बातों ही बातों में किसी चीज़ को ढकने की कोशिश कर रही थी, रुपट्टे से फेंक रही थी, और वो भैया का चप्पल था, जो कि मैंने देख लिया। तो जो उनका भाई होता है उन्हें थोड़ा सा शक होता है, वो जाके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाते हैं, और सारी कहानी बताते हैं कि साहब ऐसी ऐसी बात है। तो जो पुलिस होते हैं उनका एफआईआर दर्ज करते हैं, उन्हें फिर जांच पड़ताल के लिए आया जाता है, बुलवाया जाता है, पूछताछ की जाती है। लेकिन शुरू में तो महिला वो जो होती है वो इधर उधर की कहानी बताती है। फिर जब पुलिस घर पे आती है, पूछताछ करती है, तो
जब वहाँ पे पूछताछ कर रही थी तो लोगों का भीड़ इकट्ठा हो गया था कि बहुत सारा भीड़ इकट्ठा हो गया। तो पुलिस के कानों में ये खबर मिलती है कि साहब यहाँ से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, कुछ अजीब सी स्मेल आती है। इससे पहले तो कभी स्मेल नहीं आया इस तरीके से। तो पुलिस को शक होता है तो वो उस गड्ढे के पास जाते हैं और उस गड्ढे में गोबर होता है। उस गड्ढे से गोबर को निकलवाया जाता है, लेकिन उस गड्ढे में से गोबर के अलावा कुछ नहीं मिलता। लेकिन फिर भी वो शक के दायरे में रहती हैं। उसके कई दिन बीत जाते हैं, यानी 2 महीने और बीत जाते हैं। तो 2 महीने बाद पुलिस को खुफिया एजेंसी, मतलब खुफिया जो लोग होते हैं वो खुफिया तरीके से पुलिस को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि साहब जो गड्ढे से गोबर निकलवाया गया था वहीं बगल के ही एक गड्ढे से बहुत बुरी तरीके से स्मेल आ रही है, बहुत अजीब तरीके से, बहुत ही ख़राब तरीके से, और वहाँ से कीड़े निकल रहे हैं, मक्खियाँ लग रही हैं, बहुत ही अजीब किस्म की दुर्गंध आ रही है। तो पुलिस को शक होता है। वो लोग फिर से दोबारा आते हैं और जैसे ही दोबारा आते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा भीड़ इकट्ठा हो जाता है। तो जो पुलिस होती है तो वो जो शौचालय का सेफ्टी टैंक होता है उसको उठवाती है, यानी उसको तोड़वाती है, निकलवाती है। तो उसमें एक मिलता है, शव निकाला जाता है और शव को इतनी बुरी तरीके से उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी कि शव को पहचानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि लगभग शव को उस शौचालय के गड्ढे में से 2 महीने बाद निकाला गया था और वो भी 3-4 नहीं 10 टुकड़ों में शव को बरामद किया गया था। तब जाके पत्नी को हिरासत में लिया जाता है और उससे जब कड़ी और सख्ती से कार्रवाई की जाती है, पूछताछ की जाती है, तब वो सारी कहानी बताती है कि एक दिन वो शाम को लगभग 10 बजे शराब पी के आते हैं और शराब पीने के बाद वो खाना मांगते हैं। तो हमने खाना दिया, लेकिन उन्हें खाना ठीक नहीं लगा। इस वजह से उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दिया और गाली गलौज इस हद तक आगे बढ़ जाती है कि वो अपनी पत्नी को के ऊपर हाथ उठा देते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं और अपनी पत्नी का गला दबाते हैं। तो वो पत्नी बोलती है कि मैंने इसी बीच बचाव में अपने आप को बचाने के लिए बगल में कुल्हाड़ी रखी थी और उस कुल्हाड़ी से मैंने अपने पति को मार दिया। और जैसे ही कुल्हाड़ी से मारती है वो उनके सर पे जाके लगती है और उनके पति वहीं पर तुरंत ही लहूलुहान, यानी उनकी मौत हो जाती है। तो इस वजह से पत्नी डर जाती है कि अगर इस बात की खबर गांव वालों को मिलेगी तो गांव वाले ज़रूर पुलिस को बुलाएंगे। तो अपने आप को बचाने के लिए वो तो पहले अपने पति को 10 टुकड़ों में करती है, यानी हाथ अलग पैर अलग, अपने पति को 10 टुकड़ों में करके वो जो सेफ्टी टैंक होता है शौचालय का उसमें ले जाके डाल देती है और जो कपड़े होते हैं बदन के वो उतार के उनको जला देती है। जलाने के बाद जो सेफ्टी टैंक होता है उसको इतनी अच्छी तरीके से ढक देती है कि स्मेल ना आए और लोगों को शक ना हो। इस वजह से वो सेफ्टी टैंक के ही बगल में एक गड्ढा खोदती है और गड्ढा खोदने के बाद उसमें गोबर ले आके डाल देती है ताकि उसकी दुर्गंध ना आए और जो दुर्गंध आए वो गोबर की ही आए। लेकिन पुलिस इस ना कोई भी जुर्म कीजिए वो कई दिनों तक छिपा नहीं रह सकता, किसी न किसी दिन वो जुर्म आखिर लोगों के सामने आता है। जब ये कहानी लोगों के सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक अनपढ़ औरत किस तरीके से पुलिस को भी चकमा दे दी और गांव वालों को भी चकमा दे दी। फिर उसके पति को वहां से उनके शव को बरामद किया जाता है, पुलिस ले जाती है, उसका दाह संस्कार होता है, सब कुछ होता है। लेकिन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक अनपढ़ लड़की किस तरीके से अपने पति को अपने ही घर के अंदर मारकर शौचालय के सेफ्टी टैंक में पैक कर देती है और किसी को कानों कान खबर नहीं होती। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है कि इस घटना से आप लोग बच के रहिए, अपने आप को सतर्क रखें, स्वच्छ रखें। जय हिंद, जय भारत।